Hello everyone, welcome to my channel. This is my first video for homeopathic students on topic nature's law of cure and modus operandi. This topic is very important from exam point of view. So let's begin with our topic. The homeopathic law of nature, nature's law of cure or therapeutic law of cure. This is one law and it is given in section 26, means aphorism number 26 in 6th edition of Organon of Medicine. So the natural law of cure is based on different natural experiment and observation made by Dr. Hahnemann. Similia similibus curantur, let like be cured by like. He did not discover this law of cure, but he was the first to give its practical shape in the art of healing. अपने जो डॉक्टर हैनीमैन थे उन्होंने इस लॉ को डिस्कवर नहीं किया, सिर्फ वो ऐसे फर्स्ट पर्सन थे जिन्होंने इसको थ्योरी में लाया कि ये जो लॉ है उसे प्रैक्टिकल में यूज़ किया कि नेचर को अगर मीन्स नेचर हैज़ कैपेबिलिटी टू क्योर इटसेल्फ। हमें क्या चाहिए, सिर्फ एक स्टिमुलस देना है पेशेंट को, बाकी पेशेंट को अपना वाइटल फोर्स जो है वो खुद ठीक करने में मदद करता है। और ये जो नेचर लॉ ऑफ क्योर है ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स करने के बाद और ऑब्जर्वेशन के बाद मिला है। तो ये जो लॉ है उसे प्रूव करने के लिए इसे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए गए, बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस उन लोगों ने किए, उसके बाद उन्होंने उसे प्रैक्टिस में यूज़ किया फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ पेशेंट्स, और इसे उन्होंने आर्ट ऑफ हीलिंग में इंक्लूड किया। नाउ एफोरिज्म नंबर 26। तो एफोरिज्म नंबर 26 में क्या दिया गया है? अ वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय अ स्ट्रॉन्गर वन इफ द लैटर whilst differing in kind is very similar to the former in its manifestation। इसका मतलब है कि जो हमारे बॉडी में नेचुरल डिसीज़ रहता वो वीकर रहता, बट डायनेमिक इन अफेक्शन रहता। मीन्स अगर कोई चीज़ डायनेमिक है तो उसे क्योर करने के लिए जो चीज़ लगेगी वो भी हमें डायनेमिक प्लेन में ही लगेगी। तो इसलिए उन्होंने बताया कि वीकर डायनेमिक अफेक्शन इज़ परमानेंटली एक्सटिंग्विश्ड इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म बाय stronger one if the latter whilst differing in kind is very similar to the former in its manifestation। मतलब अगर कोई वीकर डिसीज़ बॉडी में प्रेजेंट है तो उसे निकालने के लिए हमें एक सिमिलर बट स्ट्रॉन्गर एंड डायनामिक डिसीज़ लगेगा जो उसे उस ऑर्गेनिज्म से निकाल सकेगा जो पहले से प्रेजेंट है। सो लैटर इज़ आवर मेडिसिनल डिसीज़ और डिसीज़ which we are going to form inside the organism artificially to remove the natural one which is weaker in dynamic affection। so हमें वो निकालने के लिए सिमिलर चाहिए लेकिन उसका काइंड डिफ़र करना चाहिए। जैसे हम बोलते हैं ना, लोहा लोहे को काटता है, मगर वो कब पॉसिबल है? जब उसका शेप अलग होगा, नहीं तो सेम शेप वाले लोहे को नहीं काटा जा सकता। लाइक पोल से पोल नहीं कटेगा। इसीलिए हमें जो चाहिए वो डिफ़र इन काइंड होना चाहिए कि उसे बॉडी से निकालते आना चाहिए, पर जो फॉर्मर है वो उससे सिमिलर होना चाहिए उसके मैनिफेस्टेशन में। नेक्स्ट, इट मीन्स टू सिमिलर डिसीज़ कैन नॉट एग्जिस्ट इन द ऑर्गेनिज्म एट द सेम टाइम। मतलब अगर ह्यूमन बीइंग है तो उसके अंदर एक ही टाइम पे दो सिमिलर डिसीज़ नहीं रह सकते, क्योंकि अगर वो सिमिलर है तो जो स्ट्रॉन्गर रहेगा वो वीकर वन को बॉडी से निकाल देगा। द स्ट्रॉन्गर वन विल रिमूव द वीकर वन विच इज़ ऑलरेडी प्रेजेंट इन द बॉडी। द कंडीशन फॉर दिस लॉ टू बिकम एप्लीकेबल आर। सो कंडीशंस क्या है कि ये लॉ वहाँ पे एप्लीकेबल होगा? तो उसकी पहली कंडीशन है द बोथ अफेक्शन शुड बी डायनेमिक इन नेचर, क्योंकि हमारा वाइटल फोर्स डायनेमिक है, उसे जो डिसीज़ अफेक्ट करेगा वो भी डायनेमिक इन नेचर होगा। सो जो बॉडी में प्रेजेंट है अगर उसने वाइटल फोर्स को डिस्टर्ब किया, इट मीन्स जो फॉर्मर है वो डायनेमिक है, तो फॉर्मर जो डायनेमिक है उसे निकालने के लिए भी अब हमें एक डायनेमिक डिसीज़ की ज़रूरत है।
इसीलिए उन्होंने हमें बोला कि बोथ शुड बी dynamic in nature because only stronger dynamic disease can cure weaker one. If latter is not dynamic in origin, it cannot cure the former. So अगर जो लेटर हम जो बॉडी में भेज रहे हैं या जो लेटर डिसीज़ आने वाला है वो सिमिलर है, स्ट्रॉन्गर भी है, लेकिन अगर डायनेमिक इन ओरिजिन नहीं है तो वो अपना जो बॉडी में पहले से प्रेजेंट है उस डिसीज़ को बॉडी से निकाल नहीं पाएगा। अगर उसने रिमूव नहीं किया तो फिर क्योर नहीं मिल पाएगी। सेकेंड कंडीशन, दे बोथ शुड बी सिमिलर इन देयर मैनिफेस्टेशन. It should that is it should produce similar symptom like former because only similar one can cure similar, that is similia similibus curenter, otherwise cure will not take place. यस हमने पहले ही बोला कि वो दोनों सिमिलर होने चाहिए। जब दो सिमिलर डिसीज बॉडी में मीट करते हैं एक दूसरे को तो स्ट्रॉन्गर जो सिमिलर रहेगा वो वीकर को निकाल देगा, लेकिन जब दो डिसिमिलर बॉडी में मिलते हैं तो वो कॉम्प्लेक्स फॉर्म कर सकते या फिर दूसरी तीन प्रोबेबिलिटीज़ रहती, या तो पहला अगर स्ट्रॉन्गर रहा बॉडी में जो है तो लेकिन डिसिमिलर है तो वो जो नया आने वाला है उसे रिपेल करेगा। सेकेंड, जो दूसरा है आने वाला लेटर वो अगर पहले से स्ट्रॉन्गर है तो वो स्ट्रॉन्गर जो वीकर वन है उसे सस्पेंड करके अपना कोर्स कंप्लीट करेगा और बॉडी से चला जाएगा, फिर वो जो फॉर्मर बॉडी में था वो वापस आ जाएगा। और तीसरी प्रोबेबिलिटी ये रहती इन केस ऑफ डिसिमिलर डिसीज कि वो दोनों मिलके एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते और बॉडी में एज इट इज़ रहते उस ह्यूमन बीइंग के और उस डिसीज़ को और कॉम्प्लेक्स करते। लेकिन हमने पहले ही बोला कि दो सिमिलर डिसीज़ बॉडी में इकट्ठा नहीं रह सकते, तो वही है कि जब वो दोनों सिमिलर होगी तभी वो एक दूसरे को एनिहिलेट कर पाएगी और बॉडी से रिमूव कर पाएगी। इसीलिए तो हमारा लॉ है कि सिमिलिया सिमिलिबस क्यूरेंटर, इट मीन्स लाइक क्योर लाइक्स और लेट लाइक बी क्योर बाय लाइक। अगर वो सिमिलर नहीं हुए तो क्योर नहीं मिलेगी। बट दे शुड डिफर इन काइंड, दैट इज द स्मेल ऑफ परफ्यूम इज डिफरेंट फ्रॉम स्मेल ऑफ स्टिंग। एग्जाम्पल, द स्मेल ऑफ फ्रेश फ्रूट एंड द स्मेल ऑफ रोटन फ्रूट, बट बोथ आर स्मेल। इसका मतलब है कि वो दोनों काइंड में डिफ़र करनी चाहिए। जैसे मैंने बोला था कि लोहा लोहे को काटता है लेकिन उसका काइंड अलग होना चाहिए। उसी तरह एक एग्जाम्पल है कि जो स्मेल रहती वो दोनों ही अपने ऑल्फैक्टरी नर्व को अफेक्ट करते, लेकिन जो बदबू रहती वो अलग रहती है खुशबू से। मतलब अगर परफ्यूम की खुशबू है तो हमें समझ में आता है दोनों भले ही ऑल्फैक्टरी नर्व को कर रही है अफेक्ट, लेकिन दोनों अलग अलग है, एक अच्छी है एक बुरी है। सो एक एग्जांपल कि जो फ्रेश फ्रूट की स्मेल रहती वो बहुत अच्छी रहती, लेकिन रॉटन फ्रूट की ख़राब रहती। दोनों भी ऑल्फैक्टरी नर्व को अफेक्ट करे, स्मेल है दोनों का नेचर एक है लेकिन काइंड डिफर है, एक बदबूदार है और एक अच्छी है। नेक्स्ट, last point, the latter one should be stronger than former so they are able to cure disease. अगर latter stronger नहीं होगा तो वो बॉडी में जो पहले से प्रेजेंट है उसे निकाल नहीं पाएगा या क्योर नहीं दे पाएगा। सो एग्जाम्पल गिवन इन फुटनोट नंबर 14, डॉक्टर हैनीमैन ने कुछ एग्जाम्पल्स दिए हमें इस चीज़ के बारे में, तो वो हमें मिलेंगे फुटनोट नंबर 14 में। फिजिकल मॉरल डिसीज, सो let's look physical aspect. First is physical aspect. So example is candle and sunlight. Both the candle and sunlight are same in their manifestation, similar in their manifestation and affect optic nerve of the person, but the power of sunlight is much more than that of the candle. Hence लाइट ऑफ कैंडल बिकम इनविजिबल इन सनलाइट। अगर हम ये एग्जांपल देखें फिजिकल एस्पेक्ट का तो वो दोनों भी, जैसे ऑल्फैक्टरी का एग्जांपल बोला था, वो दोनों भी ऑल्फैक्टरी नर्व को अफेक्ट कर रही थी लेकिन डिफर इन देयर काइंड थी। वैसे ही यहाँ पे ये है कि अपना जो सनलाइट है वो ज़रा ज़्यादा रहता। अगर सनलाइट में दोपहर के टाइम कोई जाके कैंडल लगा के आएगा छत पे तो क्या हमें कैंडल का लाइट दिखेगा? नहीं। क्यों? वो दोनों भी लाइट है, सिमिलर इन देयर मैनिफेस्टेशन है और वो दोनों सिर्फ डिफरिंग इन देयर काइंड है। उसमें से एक स्ट्रॉन्गर है, सनलाइट इज स्ट्रॉन्गर देन दैट ऑफ कैंडल लाइट।
सो उसी वजह से जो वीकर अफेक्शन रहता कि या फिर वो जो वीकर लाइट रहेगी कैंडल की, वो हमें सनलाइट में बिल्कुल दिखेगी नहीं, वो इनविजिबल हो जाती। ऐसे ही बॉडी में रहता कि अगर वीकर डिसीज़ है तो वो स्ट्रॉन्गर के सामने फीका पड़ जाता और उसकी वजह से उसे बॉडी से निकाल पाना इजी हो जाता क्योंकि उसकी इतनी पावर नहीं होती जो ऑलरेडी प्रेजेंट है। सेकेंड एग्जाम्पल, क्राई ऑफ wounded और injured soldiers कैन नॉट बी heard in the battlefield due to the loud sound of drum. Both affect ear, but the sound of drum suppresses the sound of cry of soldier. तो अगर हमें पता है कि जब बैटल फील्ड में सोल्जर्स जाते हैं, वहाँ पे लड़ाई होती है, तो क्या करते हैं वो ज़ोर ज़ोर से नगाड़े या ड्रम बजाते। उस वजह से क्या होता कि जो रो रहे हैं, जो वुंडेड सोल्जर है, उनकी जो क्राई है, उनका जो वो जो रोने का साउंड है, वो जो अच्छे सोल्जर है उन तक नहीं पहुंचना चाहिए। अगर उन तक वो पहुंचा तो उनका जो कॉन्फिडेंस है वो डाउन हो जाता। इसीलिए वो क्या करते, ज़ोर ज़ोर से बजाते। इसमें भी क्या हुआ, दोनों सिमिलर थे, ऑल्फैक्टरी नर्व को अफेक्ट कर रहे थे, मिस क्राई ऑफ सोल्जर और उनकी लाउड जो ड्रम बज रहे उसका साउंड, लेकिन दोनों अलग है और एक स्ट्रॉन्गर है एक वीकर है। इसी वजह से जो लाउड ड्रम का साउंड था उसने सप्रेस किया सोल्जर के साउंड को। नेक्स्ट इज मॉरल एस्पेक्ट। द सॉरो ऑफ मैन ड्यू टू डेथ of the neighbor is removed if he loses his more close relative, example father, daughter, mother, etc. मीन्स मॉरल एस्पेक्ट का एग्जाम्पल भी वही रहेगा। अगर हम अपने किसी बहुत करीबी रिश्तेदार को गवाएंगे तो हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है उस बात का। अगर अपने जो पड़ोसी है उसके यहाँ पे किसी की डेथ हुई तो हमें बुरा लगता है, लेकिन इतना नहीं लगता, और हमें बुरा लग भी रहा है तो भी वो जो सिचुएशन है उससे हम बहुत जल्दी निकल जाते हैं। अगर अपने यहाँ पे अपने किसी की डेथ हो गई तो फिर हमें बहुत ज़्यादा उस चीज़ का दुख होता और हम भूल भी जाते कि अपने पड़ोस में भी किसी की डेथ हुई है। नेक्स्ट डिसीज एस्पेक्ट देखेंगे। लास्ट एफोरिज्म नंबर 46। If the person is suffering from one disease and later he gets affected by similar disease but which is stronger than that of weaker disease, so weaker will be removed permanently. ये जो अपना एफोरिज्म नंबर 46 है उसमें ये दिया हुआ है कि जब बॉडी में दो स्ट्रॉन्गर सिमिलर डिसीज़ आते तो क्या होता है, तो वो जो पर्सन है वो सफ़र कर रहा था एक डिसीज़ से सिमिलर उसी के जैसा, और एक डिसीज़ उसके बॉडी में आया तो अब क्या है, जो बॉडी में वीकर डिसीज़ रहेगा वो रिमूव हो जाएगा स्ट्रॉन्गर वन के आने से परमानेंटली, और उस इंसान को क्योर मिलेगी। एग्जाम्पल, ऑप्थेल्मिया रिमूव्ड बाय स्मॉल पॉक्स because ophthalmia, which is chronic in nature, was cured if the person affected by smallpox, because smallpox is greater in strength than ophthalmia and can produce it. तो अगर किसी को ऑप्थेल्मिया का प्रॉब्लम है और उसे स्मॉल पॉक्स हो जाता है तो क्या होगा, अपना जो स्मॉल पॉक्स है वो क्या करेगा, अपने बॉडी से ऑप्थेल्मिया को निकाल देगा, क्योंकि स्मॉल पॉक्स भी ऑप्थेल्मिया की सिम्टम प्रोड्यूस कर सकता है और वो जो अपना जो ऑप्थेल्मिया है उससे ग्रेटर इन स्ट्रेंथ है। इस वजह से क्या होगा, जो ग्रेटर रहेगा वो वीकर वन को निकाल देगा बॉडी से। तो आज हमने देखा नेचर्स लॉ ऑफ क्योर। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही, बाकी का टॉपिक नेक्स्ट वीडियो में, दैट इज़ मोडस ऑपरेंडी ऑफ होम्योपैथिक क्योर। थैंक यू।